हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने इफेक्ट ऑफ मिथाइल ग्रुप पढ़ लिया था। ठीक है, एक्सप्लेनेशन ऑफ डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस में इफेक्ट ऑफ मिथाइल ग्रुप हमने देखा था और वहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि मिथाइल ग्रुप जो है वो किस तरीके से ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। ओके, नेक्स्ट हम सेकेंड जो पॉइंट यहाँ पे देख रहे हैं, सेकेंड ग्रुप को स्टडी करते हैं, नाइट्रो ग्रुप को। राइट, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि नाइट्रो ग्रुप का डायरेक्टिव नेचर किस तरीके का होता है और इसे आप ऑर्थो पैरा और मेटा कंडीशन में किस तरह से नाइट्रो ग्रुप का डायरेक्टिव नेचर एक्सप्लेन कर सकते हैं। राइट, तो चलो देखते हैं। सबसे पहले एक बेंजीन है, आपको सबसे पहले क्या करवाना है, यहाँ पे जिसपे नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है। ओके, इस पे नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है बेंजीन पे। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे पैरा अटैक करवाना है सबसे पहले। तो कैसे करवाएंगे आप पैरा अटैक? पैरा अटैक करवाने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल आएगा, ये इलेक्ट्रोफाइल आया और क्या किया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए इस पैरा पोजीशन पे और इस तरीके से यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा और ये हो जाएगा आपका पैरा अटैक। राइट, बस तो ये स्ट्रक्चर जो है हमें यहाँ पे मिल जाती है, ये वाली स्ट्रक्चर यहाँ पे मिल जाती है। उसके बाद तो क्या ही करना है, उसके बाद जो है हमें यहाँ पे रोटेशन बताना है कि किस तरह से डीलोकलाइजेशन होता है, किस तरीके से डीलोकलाइजेशन होता है। तो ये प्लस चार्ज जो है अभी यहाँ पे आ जाएगा। ओके, उसके बाद अगेन जो है वो इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन होगा यहाँ पे और ये प्लस चार्ज जो है फिर यहाँ पे आ जाएगा। ओके, अब आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि यहाँ पे भी प्लस चार्ज है। हमें पता है कि नाइट्रोजन जो है वो यहाँ पे इसका लोन पेयर होता है, बट यहाँ पे ऑलरेडी जो है इसने 4 बॉन्ड बना रखे हैं, तो नाइट्रोजन पे हमारे पास क्या रहता है, प्लस चार्ज रहता है। अब आप नोटिस करेंगे कि नाइट्रोजन पे भी प्लस चार्ज है और नाइट्रोजन जिस कार्बन पे जुड़ा है उस पे भी प्लस चार्ज है। अब दोनों सेम चार्ज एक साथ या बिल्कुल पास में नहीं आ सकते। अगर ऐसी कंडीशन हुई है तो वो या तो कह सकते हैं मोस्ट अनस्टेबल या फिर कहते हैं उसे लीस्ट स्टेबल। ठीक है, बहुत ही कम स्टेबल स्ट्रक्चर होती है, बहुत ही ज्यादा अस्थायी संरचना होती है वो। ठीक है, या फिर आप इसे कहेंगे कि अनस्टेबल ही कह लो, पूरी तरह से अनस्टेबल। क्लियर? तो यहाँ पे हमें वो कंडीशन मिली है ऐसी कि प्लस प्लस सेम चार्ज जो है बिल्कुल पास पास आ गए हैं। तो ये हमारी क्या है, ये स्ट्रक्चर जो है अनस्टेबल है, अनस्टेबल है, विशेष रूप से अनस्टेबल है ये। ठीक है, ये कब, जब पैरा पे अटैक हुआ। इसके बाद अगर ये अटैक जो है वो पैरा पर नहीं होकर के कहाँ होता, ये अटैक मेटा पोजीशन पे होता, तो उस केस में फिर हमारे स्ट्रक्चर क्या बनती। तो देखो, अगर ये मेटा पोजीशन पे होता अटैक तो ये क्या होते, इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाते। ठीक है, और जब इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाते तो आपका ये इलेक्ट्रोफाइल है वो भी कहाँ लगता, वो भी यहाँ पे लग जाता। राइट, और प्लस चार्ज कहाँ आ जाता, यहाँ आ जाता। बिल्कुल ये वाली स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर। राइट, अब आप इधर ये कंफ्यूज नहीं होना है कि आपने मैम इधर तो इधर लेफ्ट हैंड साइड में लगा दिया और यहाँ पे राइट हैंड साइड में है इलेक्ट्रोफाइल। पहले भी बताया हुआ है कि इसकी जो सारी की सारी, एक मिनट, हाँ, इसकी जो सारे के सारे कार्बन होते हैं वो इक्विवेलेंट होते हैं लगभग। ठीक है, इनकी ये दोनों पोजीशन जो है वो सेम होती है। तो आप इधर लगाओ मेटा पे या इधर लगाओ, एक ही बात है। तो ये इस तरीके से जो है वो मेटा पोजीशन पे लग जाता है। देन उसके बाद तो क्या है, आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को डीलोकलाइज ही करवाना है। तो ये साथ साथ आपका प्लस चार्ज भी डीलोकलाइज होगा, यहाँ हो गया। उसके बाद जो है ये इलेक्ट्रॉन वापस से इधर शिफ्ट हुए पाई इलेक्ट्रॉन, तो वापस ये यहाँ पे प्लस चार्ज आ गया। अब आप नोटिस करेंगे कि मेटा पोजीशन, मेटा अटैक की वजह से ऐसी कोई स्ट्रक्चर नहीं बन रही जो बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो।
ठीक है, ऐसी कोई स्ट्रक्चर नहीं बन रही जो बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल हो। तो पैरा अटैक की वजह से तो ऐसी स्ट्रक्चर आ रही है रेजोनेंस की बहुत ज्यादा अनस्टेबल है, तो हम कहेंगे कि NO2 जो है वो पैरा अटैक आसानी से करता ही नहीं है, क्योंकि ये अटैक करवाने पर रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो इसकी बनती है वो बहुत ज्यादा अनस्टेबल होती है। ठीक है, पर मेटा अटैक करवाने से ऐसी कोई अनस्टेबल स्ट्रक्चर नहीं बनती, इसलिए NO2 क्या करता है, NO2 की वजह से मेटा अटैक तो आसानी से हो सकता है यहाँ पे। ओके, साथ ही यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि NO2 की वजह से जो ये प्लस चार्ज आता है ये कहाँ आता है, ये आपका ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आता है। ये कहाँ आता है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आता है। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट देखते हैं कि ऑर्थो अटैक होगा तो क्या होगा। देखो, ऑर्थो अटैक जब हुआ तब आपका सेम स्ट्रक्चर फिर से बना, तब जो है आपका सेम स्ट्रक्चर फिर से बना, यानी कि प्लस प्लस चार्ज फिर से एक दूसरे के पास आ गए। तो अब ये तो बहुत ज्यादा अनस्टेबल है, तो ये अनस्टेबल स्ट्रक्चर है, आपकी अनस्टेबल स्ट्रक्चर है। ओके, अब जब ये अनस्टेबल स्ट्रक्चर है तो आप कहेंगे कि ऑर्थो अटैक भी नाइट्रो के केस में आसानी से नहीं हो सकता, क्योंकि ऑर्थो अटैक करवाने पे भी एक बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल स्ट्रक्चर हमें मिलती है, इस वजह से ये अटैक भी इजी नहीं है। तो कंक्लूजन क्या निकला यहाँ पे, कंक्लूजन सिंपल ये निकला कि NO2 के केस में जब बेंजीन रिंग पर आपका NO2 ही लगा हुआ हो तो उस केस में सिर्फ और सिर्फ मेटा अटैक ही सही रहता है, मेटा अटैक ही इजीली हो पाता है। ओके, पैरा अटैक यहाँ पे और ऑर्थो अटैक जो है वो नहीं होता है, क्योंकि ये अनस्टेबल स्ट्रक्चर देता है अटैक के बाद। क्लियर है इतना? तो ये रीजन है इसके पीछे कि ये पैरा और ऑर्थो डायरेक्टिंग क्यों नहीं होता, नाइट्रो ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग ही क्यों होता है। ठीक है, ओके। तो ये तो हो गई इसके बाद देखते हैं कि हेलोजन का नेचर बहुत इंटरेस्टिंग है। हेलोजन का नेचर, अनकॉमन बिहेवियर ऑफ हेलोजेंस। ठीक है, हेलोजन ग्रुप लिख लेते हैं। हेलोजन ग्रुप का जो है बहुत ही अनकॉमन बिहेवियर होता है, यानी कि एक बार के लिए तो हमें लगता है कि ये क्या करता है, ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग भी है, और दूसरी बार लगता है कि ये तो ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग तो है पर ये तो क्या करता है, बेंजीन रिंग को जो है उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देता है। अब हमें जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवाने के लिए बेंजीन रिंग में तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो हाई चाहिए, ठीक है, पर हेलोजेंस क्या करते हैं, हेलोजेंस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को लो कर देते हैं। ओके, प्लस साथ में हम कह रहे हैं कि नहीं, हेलोजन तो ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग भी होते हैं, यानी कि ऑर्थोपैरा पोजीशन पे ये इजीली रिएक्शन करवाते हैं। दूसरी तरफ कहते हैं कि हेलोजन जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देते हैं। तो दोनों चीजें एक साथ कैसे होती है वो हम देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, ओके, तो स्टार्ट करते हैं अभी। यहाँ पे हेलोजन में भी जो मेन पॉइंट है वो है, जो मेन मेंबर है इसका जिसको स्टडी कर रहे हैं हम, जिसका ही प्रभाव हमारे लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, वो है क्लोराइड का। ठीक है, आपको पता है कि क्लोराइड के जो बाह्यतम कोश है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन तो बेंजीन के कार्बन के साथ जो है वो बॉन्ड बनाने में यूज हो जाता है। बाकी जो 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यहाँ पे वो क्या होते हैं, लोन पेयर की फॉर्म में क्लोरीन पर प्रेजेंट रहते हैं। अब ये जो लोन पेयर की फॉर्म में क्लोरीन पर प्रेजेंट है, तो अगर आपको पता होगा, आपने इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स अगर पढ़े हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जिन ग्रुप्स पे लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं
वो क्या कर सकते हैं, वो प्लस एम इफेक्ट दर्शाते हैं। वो क्या करते हैं, प्लस एम इफेक्ट दर्शाते हैं, यानी कि मीजोमेरिक इफेक्ट दर्शाते हैं वो। ठीक है, अब मीजोमेरिक इफेक्ट दर्शाने में क्या है कि वो ग्रुप जो है वो रिंग में अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं, और जब रिंग में अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेंगे तो सिंपल सी बात है, रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी ना। ठीक है, तो इनके मीजोमेरिक इफेक्ट के कारण, यानी कि जब ये रिंग में इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं तो इस तरीके का इफेक्ट जो होता है वो कहलाता है प्लस एम इफेक्ट। ठीक है, अगर कोई ग्रुप रिंग से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है तो वो इफेक्ट आपका कहलाता है माइनस एम इफेक्ट, राइट। और जब रिंग में इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं तो वो इफेक्ट कहलाता है प्लस एम इफेक्ट। तो यहाँ पे वही केस है, जो हेलोजन होते हैं वो क्या करते हैं, प्लस एम इफेक्ट दर्शाते हैं। साथ ही साथ आपको ये भी पता होगा कि हेलोजन जो है वो इंडक्टिव इफेक्ट भी दर्शाते हैं, और हेलोजन का इंडक्टिव इफेक्ट कैसा होता है, माइनस आई इफेक्ट दर्शाते हैं। हेलोजन क्या करते हैं, माइनस आई इफेक्ट भी दर्शाते हैं। तो यहाँ पे दो तरह के इफेक्ट आपको देखने को मिलेंगे, एक तो मिलेगा प्लस आई इफेक्ट, और दूसरा क्या मिलेगा, दूसरा मिलेगा आपको यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, तो दोनों इफेक्ट क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। दोनों इफेक्ट क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। एक तो रिंग में इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, और दूसरा जो है वो रिंग से इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। ओके, तो ये देखो कि अब ये जो कंडीशन हमारे पास आ गई है, इस केस में फिर क्या होगा, है ना। तो वो हम देखते हैं, अटैक करवा के अलग अलग जो आपके ग्रुप्स है या पोजीशन है, ऑर्थो, पैरा और मेटा, उस पे अटैक करवा के हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे ये, राइट। ओके, तो ये पैरा और ऑर्थो कंडीशन है। अभी हम करवाते हैं मेटा पे। ये मेटा पे हो गया। ठीक है, ये आपका मेटाटेक। मेटाटेक, ये आपका पैराटेक, ये हुआ ऑर्थोटेक, राइट। चलो, तो ये हो गई बात। अब जैसा कि मैंने पहले ही कहा, हेलोजन जो है यहाँ पे कौन से इफेक्ट दर्शाता है, यहाँ पे ये दो तरह के इफेक्ट दर्शाता है। ठीक है, ओके। अब इसमें इफेक्टिव कौन होता है, इफेक्टिव जो है वो होता है माइनस आई, ज्यादा इफेक्टिव होता है प्लस एम से। माइनस आई ज्यादा इफेक्टिव होता है प्लस एम से। ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं अटैक की बात। सबसे पहले ऑर्थो अटैक हुआ, ठीक है, बताने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे था बॉन्ड, उसने जो है इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किया अपने यहाँ पे, तो इलेक्ट्रोफाइल आके जुड़ गया वहां से, सिंपल है। ठीक है, तो ये यहाँ पे ऑर्थो अटैक हुआ इसका। ऑर्थो अटैक होने के बाद इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होते गए, ओके, और आपको ये जो है चारों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे मिलती गई। फाइन, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो मिलती गई। क्लियर है इतना, ओके। ये प्लस चार्ज जो है यहाँ पे नहीं आएगा, ये इधर आएगा, राइट। यहाँ पे ये हुआ, क्लियर है, ओके। तो ऑर्थो अटैक हो गया, फाइन। उसके बाद हमने करवाया पैरा अटैक, बताने की जरूरत नहीं है किस तरह से हुआ है,
बिल्कुल वैसे ही किया है जैसे कि हमने पहले अटैक्स करवाए हैं, वैसे ही किया है। यहाँ पे भी जो है इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसफर होते हैं आपके, और ये इस तरह से कुछ की स्ट्रक्चर जो है हमें मिलती है यहाँ पे। ओके, तो ये अटैक हुआ है इस तरीके का। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे हम कि मेटा अटैक हुआ है, उसमें भी आपको इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे रोटेट करवाना है, सिंपल सा, कुछ भी खास नहीं है यहाँ पे भी। ओके, पर जो हम मेन बात करने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, ओके। तो अब आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि अटैक तो कहाँ पे हुआ है, सिंपली अटैक तो हुआ है ऑर्थो, पैरा और मेटा। अब यहाँ पे आप नोटिस करेंगे ये आया प्लस चार्ज। अब इस प्लस चार्ज को क्या मिल रहा है, इसकी इलेक्ट्रॉन की कमी की पूर्ति यहाँ से हो रही है। ठीक है, तो ये क्या होगी, ये एक स्टेबल स्ट्रक्चर होगी ऑर्थो। जब ऑर्थो पे अटैक हुआ, अब काम की बात शुरू होती है, वापस ध्यान से सुनना। ऑर्थो पे जब अटैक हुआ तो क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन की जो कमी होती है वो यहाँ से पूरी होती है। तो ये क्या होती है हमारी, ये स्ट्रक्चर ऑर्थो अटैक के दौरान जो है एक स्टेबल स्ट्रक्चर मिलती है हमें। ठीक है, इसी तरीके से जब पैरा अटैक हुआ तब ये स्ट्रक्चर मिली जो कि एक स्टेबल स्ट्रक्चर है। एक तो आपका क्या बन गया, एक तो आपका एरिनियम आयन और बना है, यहाँ पे कार्बोकेटाइन बना ये। अब इस कार्बोकेटाइन की जो कमी है वो इसकी पूर्ति हो रही है, तो यहाँ से ये स्टेबलाइजेशन गेन कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे ये स्टेबलाइजेशन इसने गेन किया, तो ये हेलोजन जो है यहाँ से तो क्या पता चल रहा है कि ऑर्थो और पैरा अटैक की वजह से हेलोजन में अटैक की वजह से यहाँ पे जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है वहां पे हमें एक स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, जिससे कंफर्म होता है कि ऑर्थो पैरा अटैक जो है हेलोजन के केस में हो सकता है जब हेलोजन सब्स्टिट्यूएंट हो। ओके, बट यहाँ पे जो मेटा अटैक हुआ है उसमें आपको कहीं पे भी इस तरह की स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलती है जहां पे उसे स्टेबलाइजेशन गेन किया हो उसने। सारे के सारे सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है, और यहाँ पे ये सारे क्या है, ये टर्शरी कार्बोकेटाइन आपको मिलता है। साथ ही ये टर्शरी कार्बोकेटाइन जो है वो क्लोराइड के प्लस एम इफेक्ट द्वारा स्टेबलाइजेशन भी गेन करता है। अब यहाँ पे जो ये लोन पेयर देने वाला जो सिस्टम है ना, यही इफेक्ट क्या कहलाता है, प्लस एम इफेक्ट कहलाता है। यही क्या कहलाता है, प्लस एम इफेक्ट कहलाता है। पर ये वीक इफेक्ट है, जितना ये दे सकता है, अभी ध्यान से सुनना, जितना ये क्लोराइड जो है अपने लोन पेयर देने की कैपेसिटी रखता है उससे कहीं ज्यादा कैपेसिटी ये रखता है कि ये रिंग से इलेक्ट्रॉन को खींच ले। ठीक है, तो ये दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को क्लैश करते हैं। तो प्लस एम इफेक्ट तो क्या करता है, प्लस एम इफेक्ट तो निर्धारित करता है ओरिएंटेशन को। क्या करता है, निर्धारित करता है ओरिएंटेशन को। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी, यहाँ पे ध्यान से सुनना, प्लस एम इफेक्ट डिटरमाइंस ओरिएंटेशन। ठीक है, कि विन्यास क्या होगा। प्लस एम इफेक्ट क्या दर्शाता है, विन्यास क्या होगा, ऑर्थो होगा कि पैरा होगा कि मेटा होगा, क्या विन्यास होगा यहाँ पे जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। तो प्लस एम इफेक्ट क्या निर्धारित करता है, ओरिएंटेशन निर्धारित करता है। बट क्योंकि यहाँ पे क्लोराइड का जो है हेलोजन है एक, और इसका माइनस आई इफेक्ट भी होता है, और माइनस आई इफेक्ट यहाँ पे क्या कर रहा है, रिंग से इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, रिंग से इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। हालांकि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग तो है, फिर भी रिंग में इलेक्ट्रॉन की कमी तो हो रही है ना। हमने तो कहा है कि माइनस आई इफेक्ट ज्यादा जो है इफेक्टिव है प्लस एम से यहाँ पे। तो ओवरऑल तो रिंग में जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में कमी हो रही है। ठीक है, इस वजह से क्या होता है कि इस वजह से रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है, रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि जो केस ये था, ये आपका केस था, टोलुइन का केस था, जितनी आसानी से यहाँ पे जो है वो ऑर्थो और पैरा रिएक्शन हो रही थी, ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट मिल रहे थे, उतनी आसानी से आपको
इस केस में ऑर्थो और पैरा जो है वो प्रोडक्ट नहीं मिल सकते, बिल्कुल मिलते हैं। जब मिलेंगे तो ऑर्थो पैरा मिलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, ठीक है, पर उनकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा कम होगी। समझ गए इस पॉइंट को? क्या रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा कम होगी। तो हम कह सकते हैं कि रिएक्टिविटी के कम होने का कारण क्या है? कम होने का कारण है इसका माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट क्या करता है? रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देता है। तो ये हम कहेंगे कि माइनस आई डिटरमाइंस रिएक्टिविटी। क्लियर हो गई ये चीज? ठीक है, माइनस आई डिटरमाइंस रिएक्टिविटी। और ये था मेन दोनों पॉइंट कि प्लस एम इफेक्ट, ये फर्स्ट वाले में आपको यहाँ पे प्लस एम इफेक्ट देखने को मिलता है ऑर्थो अटैक से, ठीक है, जो कि एक स्टेबल स्ट्रक्चर देता है प्लस एम की वजह से। दूसरे में पैरा अटैक से आपको यहाँ पे एक स्टेबल स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, वो भी प्लस एम से मिलती है। तो यहाँ से हम कहते हैं कि ये प्लस एम ओरिएंटेशन डिसाइड करता है और ओवरऑल जो माइनस आई इफेक्ट जो है रिंग की डेंसिटी को कम करता है, इसलिए ये रिएक्टिविटी डिक्रीज कर देता है। और सिंपल सा कहने का मतलब है कि ये इफेक्ट का काम क्या है? रिएक्टिविटी निर्धारित करना। क्लियर है? तो ये होता है हेलोजन का केस। जब आप बेंजीन रिंग पर हेलोजन को एज अ ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट लेते हैं तो ऑर्थो पैरा अटैक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में किस तरह से अफेक्ट होता है। क्लियर? तो चलो यहाँ पर ये वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे द ऑर्थो पैरा रेशियो। ठीक है, कि ऑर्थो और पैरा पे अटैक तो हो रहा है, कोई ग्रुप लगने से हमें पता तो चल रहा है कि ऑर्थो पैरा अटैक होगा, पर उसके अटैक के बाद प्रोडक्ट जो है उसका अनुपात क्या होगा? ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट का अनुपात किस तरह से निर्धारित होता है, रेशियो किस तरह से निर्धारित होता है, वो देखेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। ओके, तब तक के लिए बाय।